नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा चैनल है इस पर साइंस, हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी। तो अभी तक इस पर मैथ की क्लास नहीं चलाई गई थी, तो काफ़ी लोगों ने डिमांड की कि मैथ की क्लास भी लॉन्च कीजिए। तो हम सोच रहे थे कि हम सीधा मैथ की क्लास मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करें या हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि NTPC की जो डेट है वो 15 दिसंबर से निर्धारित हो गई है। 15 दिसंबर से NTPC की जो डेट है वो निर्धारित हो गई है। तो अब ये टेंटेटिव डेट है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम ये मांग चलते हैं कि मान लीजिए 15 दिसंबर से हमारा एग्जाम क्या होगा, NTPC का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए तो हम ये सोच रहे थे कि अगर हम चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब कि वो हम उसको ठीक तरीके से पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको सीधा सीधा क्या करा जाए, प्रैक्टिस सेट कराया जाए। क्योंकि अगर आप NTPC का फॉर्म फिलअप किए हो तो जाहिर सी बात है आप मतलब पढ़े होंगे, तो आपको ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस करने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम इसलिए आपके पास आज पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें से हम यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाल देंगे। तो आइए अब इन क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 डिवाइडेड बाई 5, या हिंदी में देखिए 60 भागे 5 गुणे छोटा कोष्टक 16 माइनस 8 भागे 2 छोटा कोष्टक बंद हो गया, उसके बाद भागे 3। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा 60 भागे 5 गुणे ब्रैकेट में क्या है 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 3। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप सब लोग जानते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ से हमारा कैसे टूटेगा, देखिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा भाग होता है, डिवाइड होता है, हम पहले उस प्रोसेस को करते हैं। तो सीधा आप देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप करिए, क्योंकि जो एग्जाम होता है वहाँ पर टाइमिंग का अभाव होता है और क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा होते हैं। 2 चौक 8, 16 में से 4 गए 16। अगर आप 16 में से 4 इस यहाँ से लेस करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस 3 को हमको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम पहले डिवाइड को लेकर चलेंगे। 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ से 5 बराबर में 60 हो गया, तो कितना आ गया 12 गुणे 4 बराबर 48। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप 60 वे में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4/5 और 2/3 के बीच क्या अंतर होगा। अब हमको यहाँ पर अंतर डिफाइन करना है, 4/5 और 2/3। अब हमको अंतर पूछ रहा है, तो कहने का मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 माइनस 2/3। आप जानते हैं 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। या सीधा आप ऐसे कर लीजिए, 3 चौक 12 माइनस 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, कितना आ गया, 12 में से 10 आपका लेस होगा तो सॉरी ये 15 होगा। 12 में से 10 आपका लेस होगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2/15। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। और देखिए जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज, हम यहाँ पे आपको बता दें, SI हो गया और CI हो गया। देखिए SI और CI का जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है वो दोनों क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा वह समान होगा। अब सामान्य का मतलब ये हो गया कि SI में जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है, साधारण ब्याज में, हमको पहले वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज हमको अगले भी वर्ष में मिलेगा। कहने का मतलब हम जितने वर्ष के लिए भी ब्याज उस पर लेंगे सभी वर्षों का ब्याज समान होगा। लेकिन CI में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको पहले वर्ष का ब्याज तो हमको SI के बराबर ही मिलेगा, लेकिन जो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है, हमारा पहले वर्ष का ब्याज क्या होता है, उसके मूलधन में ऐड हो जाता है, तो हमको उस ब्याज पर भी ब्याज मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरे वर्ष में हमारा ब्याज क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर
हमको पहले वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिला था, तो यहाँ पर भी हमको कितना मिलेगा, 1 ही रुपये ब्याज मिलेगा। और दूसरे वर्ष में हमको यहाँ पर CI में हमको 1 ही रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको 1 रुपये ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 1 रुपये है वह भी किस में ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल कितना था, 10 रुपये था, हमने 1 रुपये ब्याज जोड़ दिया, कितना हो गया, ये 11 रुपये हो गया। जब ये 11 रुपये होगा तो हमको दूसरे साल के लिए इस 11 रुपये पर ब्याज मिलेगी, ना कि 10 रुपये पर। तो इसलिए दूसरे वर्ष से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। तो ये एक फैक्ट था जिसको आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हमने माना हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है, तो जब 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है तो ब्याज भी कितना हो जाएगी, ब्याज भी 10 रुपये हो जाएगी। अब देखिए जब ब्याज 10 रुपये हो गई, एक प्रथम मतलब फर्स्ट ईयर का हो गया, ये पहले वर्ष का हो गया। अब हमको दूसरे वर्ष के लिए किस पर ब्याज मिलेगी, इसी 10 रुपये पर ब्याज मिलेगी। तो उसी 10 रुपये पर हम ब्याज किसका निकाल लेंगे, इसी दूसरे वर्ष का, जो दूसरे वर्ष का हमारा ब्याज होगा, इसी 10 रुपये पर 10% हमको दूसरे वर्ष मतलब एक ही वर्ष लेना होगा। ये हम निकाल लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 रुपये हो गया। कहने का मतलब हमको दूसरे वर्ष का जो हमको CI प्राप्त हुआ 10 तो ऑलरेडी मिला ही, प्लस इस पर 1 रुपये मिल गया, कितना हो गया, 11 रुपये। अब दोनों वर्षों का ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज, कुल जो हमारा ब्याज हो जाएगा 10 प्लस 11 कितना हो गया, 21 रुपये हो गया। तो अब हमने 21 रुपये ब्याज जो हमने पाया वो किस पर पाया, हमने 100 रुपये पर पाया, लेकिन हमारा अमाउंट कितना है, 1400 रुपये है। सॉरी, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1400 रुपये है। तो जब हमारा प्रिंसिपल 1400 रुपये है तो हमको 1400 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगी, आप यहाँ से देख लीजिए। कहने का मतलब कि हमको जब हमारा जब मूलधन 100 रुपये था तो हमको ब्याज कितना मिला, 21 रुपये मिला। अभी हमारा मूलधन कितना है, 1400 रुपये है, तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, 21 गुणे 1400 बटे 100। ये कितना हो गया, 14 एक अन्नम 14, 14 दूनी 28, 28 एक 29। फिर से काउंट देख लीजिए, 14 एक अन्नम 14, 14 दूनी 28, 28 एक, सॉरी 14 दूनी हाँ एक 29। हमको इतने रुपए का ब्याज मिला, 294 रुपए का। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हमको ब्याज कैसे फाइंड करना है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18 और 27, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या, यहाँ पर क्या आ गई है, एक अन्य तीसरी संख्या आ गई है। कह रहा है कि उसका जो औसत है वह 30 है, मतलब कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सब जानते हो कि जो औसत होता है जिसे एवरेज कहा जाता है, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी जो है, आप किसी दिन 2 रुपये खर्च किए, किसी दिन 4 रुपये खर्च किए, किसी दिन 5 रुपये खर्च किए, तो आपका पूछा जाए कि एक औसतन आपने कितना खर्च किया। मान लीजिए आपने पहले दिन 10 रुपये खर्च किया, दूसरे दिन 15 रुपये खर्च किया और तीसरे दिन 25 रुपये खर्च किया। तो आपसे पूछा जाए कि अगर आपकी पॉकेट मनी जो है वह आपकी औसतन कितनी है, तो औसतन का मतलब हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 10 25 25 25 कितना हो गया, 50। लेकिन कितने दिन का है, 3 दिन का है। तो ये कितना हो गया, 16 सही 2/3। कहने का मतलब इसी के आसपास आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या तो हमारी 18 थी, दूसरी क्या थी, 27 थी, लेकिन जो हमारी तीसरी संख्या थी वो हमको नहीं पता, लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारी तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो हमने मान लिया हमारी तीसरी संख्या क्या थी, x थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 + 27 + x। अब हमको यहाँ पे औसत ज्ञात करना है, तो हम कहने बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं।
तो यहाँ पर हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो औसत कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। अब देखिए ये तो हम इसको 18 और 17 को हम क्या करेंगे, 27 को हम ऐड कर देंगे, बट हम x को इसको नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमको x की एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 18 और 27 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4 हो गया, 45 प्लस x इक्वल, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45, देन x इक्वल 45। कहने का मतलब हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो 45 हो जाएगी। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 कम है। हमारी पहले यहां पे त्रिभुज बना ले रहे हैं। कह रहा है जो सबसे छोटा कोण है, हमने मान लिया छोटा कोण है, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा कोण हो गया। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 कम है। यदि सबसे बड़ा कोण 80 है, यहाँ पर दिया है सबसे बड़ा कोण 80 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। अब मान लीजिए सबसे बड़ा कोण हमारा क्या है, 80 है, हमने इसको सबसे बड़ा माना था, ये कोण हमने सबसे छोटा माना था। तो कह रहा है कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 कम है। तो जाहिर सी बात है अगर 40 कम है तो 80 में 40 कम होगा तो कितना आ जाएगा, 40 ही तो आएगा। जब ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, 40 80 कितना हो गया, 120। तो जाहिर सी बात है आपका तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 40 80 कितना हो गया, 120 60 कितना हो गया, 180। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन रहा। अब देखिए हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि tan 45 प्लस 1/√2 का मान क्या होगा। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं आपका 2-4 क्वेश्चन मतलब कि एडवांस मैथ से भी पूछा जाएगा। तो कह रहा है tan 45 प्लस 1/√2, tan 45 प्लस 1/√2 का हमसे मान पूछ रहा है। तो आप सब जानते हो कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 1/√2 होता है। अब आप इसको 60 में तोड़ लीजिए, हल कर लीजिए। √2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1/√2। अब ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर किस फॉर्म में दे रहा है। आप इसका √2 से प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। देखिए हम √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस √2/2। ये ऐसा भी आपका आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपके ऑप्शन में आंसर दिया गया है। अब देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 4 3 2 p, इसको ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, p1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो p का मान क्या होगा। अब देखिए आप सब जानते हो कि जो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं वह संख्याएं 9 से भी विभाजित हो जाती हैं, बट 9 से वह बड़ा होना चाहिए। या तो आप ऐसा कहिए कि जो संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं वह संख्याएं 3 से भी विभाजित हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, और आप लोग जानते हो कि संख्याओं का योगफल यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, 43 2p1। हमको इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 3 7 7 2 9, तो ये क्या हुआ, इससे डिवाइड हो गया। अभी हमको p और 1 बचा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो हम p का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। 8 प्लस 1 8 1 9 करेंगे तभी तो क्या होगा, पूरी तरीके से ये डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब हमारी p की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। अब देख लीजिए 4 3 7 2 9 9 8 17 17 1 18 9 दूनी 18 हो गया, आपका डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से ये इसको किया जाता है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कि 100 में से ऐसी हाँ एक मिनट, हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ सही है। 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे छोटी लिख लीजिए, 100 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या, 100 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर हमने 100 को लिखा। अब कहने का मतलब जो हमारी संख्या आएगी वह 100 प्लस होगी, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है। जब वह जोड़ने की बात कर रहा है तो हमको 100 प्लस जाना होगा। और ये डिवाइड किससे हो रही है, डिवाइड 6 से हो रही है। तो आप सब जानते हो 17 छक्का 102। कहने का मतलब कि 17 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगी। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। आप सब जानते हो, यहां पे लिख लीजिए नोट करके, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर योगफल। योगफल बराबर n स्क्वायर होता है। जब n स्क्वायर होता है तो हमारी संख्याएं भी कितनी हैं, 15। जब हमारी संख्याएं 15 हैं तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फरमाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहां से हम देखते हैं इस सीरीज का। कह रहा है कि 1 से 100 तक के मध्य वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 का गुणज हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो 7 की गुणज हैं का योगफल क्या होगा। और ये संख्याएं किसके किसके मध्य होनी चाहिए, 1 से 100 तक के मध्य होनी चाहिए। एक मतलब कंडीशन रख दिया है कि पहली बात तो 1 से 100 के मध्य होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन वह 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब कि 7 से वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हमारी पहली संख्या 7 हो जाएगी, उसके बाद 14 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब देखिए 100 के अंदर हमारी कौन सी लास्ट संख्या आएगी, 98 आएगी। हमारी लास्ट संख्या क्या आएगी, 98 आएगी। तो देखिए इसके लगाने का 2 तरीका होता है। एक तो आप लोग इंटर में पढ़े होंगे श्रेणी में, यहाँ से हमारा अंतिम पद क्या है, 98 है। तो यहाँ से आप ज्ञात करते हैं tnवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा tnवां पद क्या होगा, मतलब कि अंतिम पद 98 हो जाएगा। a का मान क्या होता है, पहली संख्या होती है। अब हमको n ही तो फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ से 7 से लेकर 98 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, n माइनस 1। डी का मतलब होता है सार्वंतर, मतलब कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर। 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, ये 7 है। तो 98 माइनस 7 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 98 में से 7 आप लेस करोगे कितना आ जाएगा, 91 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 93 13 इक्वल n माइनस 1। देन n इक्वल कितना हो गया, n इक्वल कितना हो गया, 14 हो गया। जब n इक्वल 14 हो गया तो आप वहां पे योगफल में एक फार्मूला आपको पता था, अगर पहला पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे तो ये n बराबर होता था n/2 a प्लस l। ये वहां पे आपका फार्मूला होता था। देखिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, हमारा n का वैल्यू कितना आया है, 14 आया है, 14/2। a की वैल्यू कितना है, 7, और l की वैल्यू कितना है, 98। ये 7 हुआ, 7 गुणे 98 और 7 कितना हो गया, 105 हो गया। 7 × 5 =
35, 7 एकन्नम 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन देखिए इसका हम एक शॉर्ट मेथड बता दे रहे हैं, क्योंकि ये तो लंबा हो गया, हमने आपको इंटर के तरीके से बताया। तो जो हमारा शॉर्ट मेथड है वह भी उसी से निकला हुआ है, क्योंकि जो शॉर्ट मेथड आता है वो कहीं और से नहीं आता, जो हमारा लॉन्ग मेथड होता है वह उसी का लास्ट पॉइंट या उसी का निचोड़ होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए जो हमारा शॉर्ट मेथड है। अब देखिए, सॉरी हमने पूरा मिटा दिया, ठीक है, 7, 14, 21 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 98 तक जाएगा। अगर हम यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 2 3 14 से 98, ये यहाँ तक जाएगा। और आप सब लोग जानते हो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वह क्या होता है, n/2 इंटू n+1, ये आपका होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 इंटू, अब हम इसके स्थान पे यहाँ से उठा कर रखेंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी बटे 2 गुणे n+1, कहने का मतलब 14+1। 7 इंटू 14 15 हो गया, इसको काट दीजिए, 214। अब देखिए 7 गुणे 15 7 105, वही आ गया ना जो लास्ट वाला हमने फाइंड किया था, कितना हो गया, 7 5 35, 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पर हमने इस सीरीज में आपको 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब ये हमारा मतलब कि हमने पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमने आपको पहला प्रैक्टिस करा दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मतलब पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो हमारा प्रैक्टिस सेट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, जैसा भी हमारी ये क्लास आपको लगी हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए। और जो अभी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ओके, धन्यवाद।